नमस्कार दोस्तों, आज के ऑडियो ग्रेट बुक्स चैनल में आप सभी को स्वागत है। रवि शर्मा द्वारा लिखा हुआ कौन रोएगा आपके मृत्यु पर। ये बुक्स बहुत इंटरेस्टिंग और आपके लाइफ को बेहतर जीने में मदद करने वाली है। शुरुआत करते हैं आज के हिंदी ऑडियो बुक समरी का पहला अध्याय। भर्त्सना करना बंद करिए, शिकायत करने की बुरी आदत की तरह जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। दूसरों को अपराधी ठहराने की आदत के भी लोग आसानी से शिकार बन जाते हैं और अधिकतर उन लोगों के साथ हम बहुत प्यार करते हैं। हम इस बात की आलोचना करते हैं कि कौन कैसे कह रहा है और कौन किस प्रकार बात कर रहा है। हम अत्यंत तुच्छ बातों पर ध्यान देते हैं और असार्थक चीजों में गलतियां निकालते हैं, परंतु हम जिस पर ध्यान देते हैं वो बढ़ती है। और अगर हम दूसरे के छोटे छोटे कमियां पर ध्यान देते रहेंगे जो हमारे दिमाग में पनपती रहती है और जल्द ही एक बड़ी चिंता का कारण बन जाती है। क्या आप वास्तव में ऐसी दुनिया में रहना चाहते हैं जहां पर हर कोई वैसा दिखे, कार्य करे और सोचे जैसा कि आप चाहते हैं? फिर ये बहुत ही अरुचिकर होगा। एक खुश और अशांत जीवन जीने के लिए आप समाज की उस समृद्धता को देखना शुरू करें जो इसकी भिन्नता से आती है। जीवन में आपके रिश्ते, समाज और देश को महान आपकी समानता नहीं बल्कि विभिन्नता बनाती है जो अपने आप में विशिष्ट होती है। अपने आसपास के लोगों के आलोचना करने के बजाय क्यों न हम उन असमानताओं को आदर करना सीखें। प्राय हम दूसरों में उन कमियों को देखते हैं जो हमें खुद में सुधारनी होती है। दूसरों को अपराधी ठहराना और उनकी भर्त्सना करना छोड़िए। पूरी जिम्मेदारी के साथ चीजों को जैसी है वैसे ही स्वीकार करना सीखिए और यह निश्चय लीजिए कि आप अपने कार्यक्षेत्र में दूसरे में बदलाव लाने के बजाय पहले अपने आप में परिवर्तन लाएंगे। ये उस चरित्र की उनके इंसान का सबसे वास्तविक मूल्यांकन है। जैसा कि एरिका जोंग ने कहा है, अपने जीवन की भागदौड़ को अपने हाथ में लीजिए और देखिए क्या होता है। परिणाम ये होगा कि आप किसी पर अभियोग नहीं लगा सकते हैं। अगला अध्याय में सीखेंगे, अपने दिन में पूरी जिंदगी देखिए। हमारे दिन एक प्रधानशील आकृतियों के समान हमारे सामने आते और जाते रहते हैं, एक दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए बिना कुछ बोले, परंतु जो भेद लेकर आते हैं अगर हम उनको स्वीकार नहीं करते हैं तो वे उनको चुपचाप वापस लेकर चले जाते हैं। इमोशन का ये कहना था, जिस प्रकार आप अपने दिन जीते हैं उसी प्रकार आप अपना जीवन भी जी लेंगे। ये सोचना बहुत आसान है और एक जंगल में फंसने के समान है। जब हम ये सोचते हैं कि इस दिन का ज्यादा महत्व नहीं है और हमारे आगे आने वाले दिन अधिक अर्थपूर्ण होंगे, परंतु एक महान जीवन एक श्रृंखला के समान है जो बेहतरीन और संतुष्ट जीवन के दिनों को आपस में पिरोकर एक खूबसूरत मोतियों की माला की तरह प्रतीत होता है। तो सिर्फ आज का दिन अंतिम परिणाम में गुणात्मक रूप से जुड़ता जाता है। अतीत जा चुका है, भविष्य एक कल्पना है, तो सिर्फ आज का दिन ही है जो आपका अपना है। इसका निवेश बुद्धिमत्ता से करिए। आपका जीवन एक पूर्वाभ्यास नहीं है। हाथ से निकले हुए अवसर मुश्किल से वापस आते हैं। आज आप अपने जीने की चाह को बढ़ाइए और अपने कर्तव्य को आगे आने वाले दिनों के लिए दोगुना करने का फैसला कीजिए। अनेक लोग सोचते हैं कि अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए महीनों और साल लग जाते हैं। ऐसी धारणा वाले लोग से मैं असहमत हूँ। आप अपने जीवन को उसी समय बदल देते हैं जिस पर आप अपने दिलों को गहराई में बेहतर और कर्तव्यनिष्ठ इंसान बनने का निर्णय लेते हैं। महीने और साल सिर्फ उन कोशिशों में लग जाते हैं जो आपको अपने निर्णय को बनाए रखने के लिए करनी पड़ती है, और जीवन को बदलने का सबसे अच्छा निर्णय जो आप ले सकते हैं वो ये है कि आप अपने दिन के हर पल को पूर्णता के साथ जिए। जैसा कि गोल्फ के ऐतिहासिक खिलाड़ी वेन होगान का कहना है, जैसे जैसे आप जीवन की राह में आगे बढ़ेंगे आपको रास्ते के गुलाबों को जरूर सूंघना चाहिए, क्योंकि ये बाजी सिर्फ एक बार आपके हाथ आई है। आगे प्रवक्ता के रिश्ते का सृजन करें।
अपनी अद्भुत किताब थिंक एंड ग्रो रिच में आत्म सुधार के अग्रदूत नेपोलियन हिल पाठक को सलाह देते हैं कि वे एक प्रबुद्ध मस्तिष्क वाला समूह बनाए, मगर उनका मंतव्य अपने जीवन का उस स्तर ऊंचा करके वो पाना हो जो वे चाहते हैं। वो इस प्रबुद्ध के रिश्ते की परिभाषा इस प्रकार देते हैं: ज्ञान और प्रयत्न में सामंजस्य जिसमें उत्साह की अनुरूपता हो, दो लोगों से अधिक जो किसी एक उद्देश्य को हासिल करना चाह रहे हो। हिल का कहना है, कोई भी दो मस्तिष्क एक दूसरे के पास तब तक नहीं आते हैं जब तक उनमें आपसी तालमेल ना हो और वे फिर समान उद्देश्य के साथ एक अदृश्य और अस्पृश्य ताकत का सृजन करते हैं जो एक तीसरे मस्तिष्क के समान होती है। ऐसे अनेक लोग जिनको मैं निजी रूप से प्रशिक्षित करता हूँ या जिन्हें मैं सेमिनार में मिलता हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो सबसे अच्छी चीज उन्होंने करी है जिससे वे अपने व्यवहार और निजी जिंदगी में वो पा सके हैं जो वे चाहते थे, वो है कि उन्होंने एक प्रबुद्ध का समूह बनाया। ऐसा करने के लिए उन्होंने न सिर्फ एक व्यक्तिगत मित्रता की सहायता का ताना बाना बनाया, बल्कि कुछ विशेषज्ञों के साथ उस ज्ञान का अर्जन किया जिसको वे साधारण रूप से हासिल कर सकते थे। अपने प्रबुद्ध के समूह को बनाने के लिए आपको 3 या 4 लोगों को ढूंढने की आवश्यकता है जिनको आप समझते हैं कि आप उनसे सीख सकते हैं और जो समूह में दूसरों के साथ भी तालमेल रख सकेंगे। ये रिश्ता एक आपसी लाभ का रिश्ता है जिसमें आप उतना ही देते हैं जितना आपको मिलता है। अपने भावी सदस्यों तक पहुंचने की कोशिश करिए और ये व्यवस्था करिए कि हफ्ते में एक बार मिल सके। हमेशा प्रातःकाल की संभावना अच्छी रहती है क्योंकि वे हर सदस्य को इस बात के लिए बाध्य करती है कि वो अपनी कर्तव्य निष्ठा का प्रदर्शन कर सके। तकनीकी प्रगति के साथ ये आवश्यक नहीं है कि आप एक दूसरे से आमने सामने मिले, हालांकि इसकी जरूरत अक्सर पड़ती रहेगी। टेलीफोन कॉन्फ्रेंस पर बात करना, इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण और फैक्स भी ये काम कर सकते हैं। निर्धारित समय पर अपनी चुनौतियों पर बातचीत करिए जिनका सामना आप कर रहे हैं और अपने समूह के उन सिद्धांतों और जीवन के उन सीखों के बारे में वाद विवाद करिए जिससे उनकी प्रभावशीलता बारंबार साबित हुए हैं और साथ ही एक बेहतर संतुलित, परिपूर्ण और आंतरिक शांति के जीवन को जानने की कोशिश करिए। एक प्रबुद्ध समूह न सिर्फ आपके जीवन के खेल में सीखने को वक्र रेखा को गथाएगा बल्कि आपकी मदद करेगा जिससे आप इसका आनंद भी ले सके। अपने व्यवहार की दिनचर्या बनाइए। अपने जीवन को ऐसे पत्ते की तरह जीना जो हवा के झोंके की दिशा में उड़ जाता है बहुत आसान है। अपने जीवन को उत्तम तरीके से जीने के लिए आवश्यक है कि हम अपना जीवन अधिक सोच विचार करके अभिप्राय और साहस के साथ जिए जिससे हम उसे दूसरों की नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर जी सके। सबसे असली चुनौती यह है कि हमारे पास इतना कुछ करने के लिए है कि हमारे लिए ये आसान होगा अगर हम अपने जीवन को अपना नियंत्रण लेने दें और सिर्फ देखते रहे कि किस प्रकार हमारे दिन हफ्तों में, महीनों और फिर अंतिम रूप से सालों में बीत जाते हैं। परंतु मेरे पास एक हल है। अपने स्वयं के जीवन में मैंने एक आचरण की दिनचर्या बनाई है। इसमें सिर्फ साधारण 3 गद्यांश है जो उन सिद्धांतों, सामर्थ्यों और संकल्प को व्यक्त करते हैं। मैंने काफी सोच विचार करके बाद में निर्णय लिया कि अपने जीवन में परिपूर्णता लाने के लिए ये मेरे लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए पहले अनुच्छेद के एक वाक्य में लिखा है, मैं अगले 24 घंटों को सराहना के बात करता हूँ क्योंकि वास्तविकता में मेरे पास सिर्फ यही है और इसका हर पल मैं पूर्णता और विवेक के साथ बिताना चाहता हूँ। अपने जीवन की कार्यकुशली को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है और मैं अपनी धरोहर को पूरा कर सकता हूँ। मैं पूरे दिन ये याद रखूंगा कि मेरा ये दिन मेरे जीवन का आखिरी दिन हो सकता है और कोई भी महान इंसान अपने अंतर की संगति को सुने बिना नहीं मरा है। मेरी संहिता मेरे सबसे प्रिय मूल्य तथा संकल्प को बारे में बताती है क्योंकि वे मेरे परिवार, मेरे समुदाय और मुझसे संबंधित है।
अपनी रोजमर्रा को आचरण संहिता को रोज सुबह सबसे पहले पढ़ना, जिसे मैं बेस कैंप की अवधि बुलाता हूँ और पहले के पाठ में जिक्र कर चुका हूँ, मुझे उन चीजों की याद दिलाती है जो मेरे जीवन में आवश्यक है और मुझे मेरी सर्वोच्च प्राथमिकताओं के साथ जोड़ती है। वे प्राथमिकताएं जो रोजमर्रा के जीवन में धुंधली पड़ जाती है। अपनी संहिता को पढ़कर मैं शक्तिवान, कर्तव्यनिष्ठ और पूरी कर्मठता के साथ इस जीवन में एक नवीन लक्ष्य के साथ प्रवेश करना चाहता हूँ। अपने स्वयं की आचरण संहिता को बनाने से आपके ऊपर भी समान प्रभाव होगा। आगे सीखते हुए एक समृद्ध वास्तविकता की कल्पना करिए। अल्बर्ट कैम्स ने लिखा था, शरद ऋतु के बीच मैंने पाया कि मेरे अंदर एक अजय ग्रीष्म ऋतु थी। हम लोग वास्तव में अपने भीतर की शक्ति और लचीलेपन को तब तक नहीं खोज पाते तब तक हमें कोई दुखदायी परिस्थिति का सामना नहीं करते हैं जो हमारे दिमाग को चिंता से और दिल को दर्द से भर देती है। तब हमें ये समझ में आता है कि हम सब में अपने अंदर शक्ति और सामर्थ्य है जिससे हम जीवन की असंगतियों का सामना कर सकते हैं। अनेक पुरुष और स्त्री जो मेरे नेतृत्व की शिक्षणशाला में उपस्थित होते हैं, सत्र के बाद मेरे पास आते हैं और उन चुनौतियों के बारे में बात करते हैं जिनका सामना वे अपने जिंदगी में कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी इस परेशानी का जिक्र करते हैं कि वे अनिश्चित समय की वजह से अपने कर्मचारियों को आवश्यकता अनुसार प्रेरणा नहीं दे पा रहे हैं। दूसरे लोग अपनी आंतरिक चाहतों को विवेचना करते हैं जो अपने जीवन के कार्यक्षेत्र में एक बेहतर अर्थ और परिपूर्णता चाहते हैं। और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि वे अपने व्यक्तिगत जिंदगी में सामंजस्य कैसे रखें। मेरी प्रतिक्रिया हमेशा उसी बात से शुरू होती है, अपने जीवन को बेहतर बनाइए और सबसे पहले अपने विचारों को अच्छा करें। जैसा कि एक पुरानी कहावत है, हम दुनिया को जैसा है वैसे नहीं देखते हैं, बल्कि जैसे हम खुद है वैसा देखते हैं। हमारी सबसे बड़ी महान मानवीय निधि हमारी योग्यता में है, जिसके बल पर हम किसी भी कठिन परिस्थिति को दोबारा संरचना करके उसको एक बेहतर और ज्ञानवर्धक तरीके से हल कर सकते हैं। कुत्ते ये नहीं कर सकते, बिल्लियां ये नहीं कर सकती, ना ही बंदर ऐसा कर सकते हैं। ये गुण सिर्फ इंसान के पास है और उन विशेषताओं में से एक है जो हमें इंसान बनाती है। अपनी परिस्थितियों को अपराधी ठहराना सिर्फ बहाना ढूंढना है। किसी भी परेशानी का सामना करने के लिए हमें ये साहस होना चाहिए कि हम अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले सके, फिर चाहे हम जिस भी परिस्थिति में हो। और हमें ये समझना चाहिए कि हमें वो योग्यता है कि इस कठिन या दुखद अवस्था को अपना लाभ समझकर प्रयुक्त कर सके। हमेशा जीवन की सबसे दुखदायी परिस्थितियां हमारे लिए अत्यंत भाग्यशाली साबित होती है। आगे अपने जीवन के CEO बनिए। अगर ऐसा होगा तो वो मेरे कारण होगा। ये एक अद्भुत मंत्र है। मैंने फिलहाल समाचार पत्र में पढ़ा कि करीब 10% जनसंख्या इस बात की शर्त लगा रही है कि वे लॉटरी जीतकर नौकरी से अवकाश लेने के बाद अपने आप को आर्थिक सहायता दे सकेंगे। बहुत सारे लोग अपने भविष्य को बेहतरीन अवस्था को अपने चुनाव नहीं बल्कि परिस्थितियों पर छोड़ देते हैं। ये मुझे अपने भाई की एक बचपन की आदत के बारे में याद दिलाता है। जब भी वो देखता कि एक गिलास किसी रैक से नीचे गिरने वाला होता तो वो दौड़कर उसे पकड़कर बचाने के बजाय अपने कान बंद कर लेता था, जिससे उसे टूटने की आवाज ना सुनाई पड़े। उसके बाद वो बड़ा हो गया और हार्वर्ड में प्रतिशत नेत्र चिकित्सक बना और इस विशेष आदत का उसकी प्रगति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस वृत्तांत का सरल ज्ञान न सिर्फ यही है कि हमें अपने आंख और कान जीवन की वास्तविकता की ओर खोल कर रखने चाहिए। हमें जीवन जैसे जैसे घट रहा है उसके हिसाब से प्रक्रिया करनी चाहिए, मगर हम प्रक्रिया सिर्फ किसी परिस्थिति को बचाने के लिए करेंगे तो उसका उल्टा असर होगा और शायद हमें उसके वांछित परिणाम न मिले। यह एक स्वाभाविक नियम है जिसने मानवता पर हजारों वर्ष से शासन किया है। आगे के हफ्तों में अधिक प्रगतिशील होने के लिए आप खुद को अपने भाग्य के सिर्फ एग्जीक्यूटिव अफसर के रूप में देखना शुरू कर दीजिए।
अपने जीवन का सीईओ, सारे प्रभावशाली सीईओ ये समझते हैं कि जो भी होगा तो उनके ऊपर निर्भर होगा। अपने सपनों को पाने के लिए एक निर्णायक की तरह व्यवहार कीजिए। अंत अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो भाग्य के भरोसे बैठे रहने के बजाय तुरंत उस फल अमर करना शुरू कर दे। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा है जो आपके परेशानियों को दूर कर देगा या कोई अवसर खोना नहीं चाहते हैं तो तुरंत फोन उठाकर बात करिए। याद रखिए, आप या तो बहाना बना सकते हैं और या प्रगति कर सकते हैं, परंतु एक ही वक्त में आप दोनों नहीं कर सकते। जिन दिनों में वकालत करता था उन दिनों में रोज अपने दफ्तर तक 45 मिनट की यात्रा एक रेल से करता था। मेरा दफ्तर शहर के बाहर एक इमारत में था। हर दिन मुझे रेल में एक व्यक्ति मिलता था जो सही रूप से हमारे सैद्धांतिक जीवन के सीईओ बनने के लायक था। रेल में दूसरे अनेक लोगों की तरह सोने या दिव्या सपना में डूबे रहने के बजाय इस इंसान ने यह सोचा कि इस 45 मिनट में वो व्यायाम करेगा। जिस पल से वो रेल में बैठता था उस पल से वो जब तक स्टेशन नहीं पहुंच पाता था तब तक अपने हाथों को खींचना, गले को घुमाना और इसके अलावा भी अनेक कठिन व्यायाम वो व्यस्त रहने के लिए करता था। और ऐसे लोगों के साथ ना मिलकर जो शिकायत करते थे कि उनके पास व्यायाम करने का समय नहीं है, उसने ये काम अपने हाथ में ले लिया और मौके का सदुपयोग करने लगा। हालांकि वो थोड़ा अजीब लगता था, परंतु आपको इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप जानते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो सही है, अपने आप को खुद के जीवन का सीईओ बनाकर आप अपने जीवन के दृष्टिकोण में एक बुनियादी परिवर्तन ला सकते हैं। अपने जीवन में सिर्फ एक यात्री बने रहने के बजाय अपने जहाज का कैप्टन बनिए और समय के प्रवाह के साथ गलत दिशा में जाने के बजाय उसे अपनी मनचाही दिशा में मोड़ दीजिए। और जैसे जैसे आप अपने जीवन का प्रवर नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं तो उसका असर विलियम्स जेम्स के इन प्रेरक शब्दों से पता चलता है। इंसान की सहज भावना की वास्तविकता ने हमेशा दुनिया को अनिवार्य रूप से एक वीरता का मंच बनाया है। इंसान की सहज भावना की वास्तविकता ने हमेशा दुनिया को अनिवार्य रूप से एक वीरता का मंच बनाया है। आगे सीखते हैं, विनम्र बनिए। एक गुण जिसकी किसी भी इंसान में सबसे ज्यादा आदर करता हूँ वो है विनम्रता। वो वृक्ष से जमीन तक झुका होता है जिस पर सबसे ज्यादा फल होते हैं। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था जब मैं बड़ा हो रहा था। मैंने अपने खुद के अनुभव से ये सीखा है कि जो लोग सबसे ज्यादा ज्ञानी होते हैं या जिनके जीवन में सबसे ज्यादा उपलब्धि होती है और जिन्होंने जीवन पूरी पूर्णता के साथ जिया है, ऐसे लोग हमेशा धरातल पर रहते हैं और एक शब्द में विनम्र होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो विनम्र है उसकी उपस्थिति काफी विशिष्ट होती है। विनय भाव का अभ्यास करने वाले लोग ये दर्शाते हैं कि वे दूसरे का आदर करते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि अभी भी कितना कुछ सीखने के लिए बाकी है। ये गुण आपके आसपास के लोगों को संदेश देता है कि आप उनके ज्ञान के भंडार को स्वीकार करने और उनकी बात सुनने के लिए तत्पर है। मेरे अपने जीवन में मुझे अनेक प्रसिद्ध लोगों से मिलने का मौका मिला। मेरी सबसे ज्यादा रोमांचक भेंट थी संचार के महारथी बॉक्सर मोहम्मद अली के साथ। पत्रकारिता की दुनिया में उसका जो घमंडी और असंभव होने का चित्रण किया गया था, उसके विपरीत वो एक सच्चाई सभ्यता की मूर्ति निकले। जब भरी किस्मत से मैं उनसे लॉस एंजलिस में मिला तो उन्होंने मुझसे मेरे बारे में ज्यादा प्रश्न पूछे बजाय इसके मैं उनसे उनके बारे में पूछता। उन्होंने मुझसे अत्यंत कोमलता के साथ बात करी और उनके पास से शालीनता की एक आभा का प्रवाह हो रहा था। मोहम्मद अली ने मुझे सिखाया कि आप एक इंसान के रूप में जितना संपूर्ण होते हैं, आपको अपने आप को साबित करने की उतना ही कम आवश्यकता होती है। आगे सीखते हुए हर पुस्तक को पढ़कर समाप्त मत कीजिए। जिस भी पुस्तक को हम पढ़ना शुरू करते हैं उसे खत्म करने के लिए हम विवश हो जाते हैं। एक अवरत भावना से मन भर उठता है अगर हम उस पुस्तक की समाप्ति तक नहीं पहुंचते हैं जिसको खरीदने में हमने अपनी मेहनत की कमाई खर्च की होती है।
परंतु हर पुस्तक इसलिए नहीं होती है कि उसे संपूर्ण रूप से पढ़कर खत्म कर दिया जाए। जैसा कि फ्रांसिस बेकन का कहना है, कुछ पुस्तकें स्वाद लेने के लिए होती है, कुछ निगलने के लिए और कुछ संभालने और पचाने के लिए, जिसका अर्थ है कि कुछ पुस्तकों के कुछ भाग पढ़ जाते हैं, कुछ और पुस्तकें पूरी भरी जाती है पर उत्सुकता के साथ नहीं, और कुछ पुस्तकें पूरे ध्यान और रुचि से पढ़ी जाती है। मैं भी जिस पुस्तक को पढ़ना शुरू करूं, अगर उसे समाप्त ना कर पाऊं तो अपराध भावना से ग्रस्त होने पर विवश था। मैंने जल्दी ही पाया कि अपनी पुस्तकों का गत्तर संभालना मेरे लिए मुश्किल हो गया और मेरे खाली समय में पुस्तक के पढ़ने के आनंद में कमी आ गई। जब मैंने एक बार निर्णय लिया कि मैं सिर्फ उन पुस्तकों का चुनाव करूंगा जो मुझे पूरी पढ़नी है, तो मैंने पाया कि न सिर्फ मैं ज्यादा पढ़ पाया बल्कि मैंने हर पुस्तक से ज्यादा सीखा भी। अगर आपको लगता है कि पहले 3 अध्याय पढ़कर भी ना तो आपको कोई उपयोगी सूचना मिली है, ना ही आप कुछ हासिल कर पाए और ना ही आप उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं, तो अपने आप पर एक एहसान कीजिए और ऐसी किताब को किनारे रखकर अपने समय का बेहतर उपयोग करने की कोशिश करें। जैसे अपने संग्रह से अगली पुस्तक उठाकर पढ़ना शुरू